हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का सौर मंडल या सोलर सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी एकदम शुरुआत से लेकर के चल रहे हैं, जो कि हर एक एग्जाम रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, हर एक एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न आते हैं, सीधे फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ब्रह्मांड या यूनिवर्स को पूरा बताया था, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी थ्योरीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उसको मैंने बताया था कि किस किस तरीके से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सौर मंडल का निर्माण हुआ, क्या इसके सिद्धांत है, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, ग्रहों या जो आपके जो प्लैनेट्स हैं कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हैं, सबके हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने सौर मंडल को कि क्या है सौर मंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सौर मंडल, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। उनमें से कुछ वैज्ञानिक, जैसे जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे बफन, तो बफन के अनुसार क्या हुआ था कि जो सूर्य है, सूर्य से एक बहुत बड़ा उछल तारा जो सूर्य से उसकी आपस में टक्कर हो गई और इन टक्कर के फलस्वरूप ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था बफन ने, ये जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इसके अलावा जीन्स और जेफरी, ये वैज्ञानिक थे। इनकी परिकल्पना के अनुसार जो ग्रह और उपग्रह की उत्पत्ति हुई थी, इनके अनुसार क्या हुआ था कि सूर्य के समीप से एक सूर्य से काफी बड़ा एक तारा गुजर रहा था और उस तारे का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण हुआ क्या, हम यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। कि जैसे मानते हैं यहां पर यह सूर्य है और इस सूर्य के समीप से एक बहुत बड़ा तारा कहीं से गुजरा। मान लीजिए कोई तारा है, यहां से ये बहुत बड़ा तारा जो है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत था, इस तारे का गुरुत्वाकर्षण बहुत था और ये सूर्य के समीप आया और सूर्य के समीप आने पर इसके गुरुत्वाकर्षण से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण पर प्रभाव पड़ा और ये तारा जब स्पीड से सूर्य के सामने से निकला, यानी सूर्य के पास से गुजरा और मान लीजिए यहां तक पहुंचा और यहां तक पहुंचा, तो इसने क्या किया था कि सूर्य पर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति डाली थी और ये तारा जो बड़ा तारा था वो अभी यहाँ, फिर उसके बाद आगे होगा तो यहाँ पर, और फिर इस तरीके से ये बढ़ता चला गया। इस तरीके से जो सूर्य है उसके पास से एक बड़ा तारा गुजरा और इस बड़े तारे की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ कि इससे एक सिगार नुमा एक आकृति है, वो इस तारे के प्रभाव के कारण सूर्य के पास से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से निकली और उसके बाद ये सूर्य आगे चला गया और ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण सिगारनुमा जो आकृति निकली थी, ये सघन पिंड के रूप में खंडित हो गई और ठंडी होने के बाद यही ग्रह और उपग्रह बन गए। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट था, ये था आपके जीन्स और जेफरी के अनुसार। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सौर मंडल का निर्माण किस तरीके से हुआ। अब हम देखते हैं कि सौर मंडल के निर्माण के बाद जो हमारा ग्रह हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। तो इनको कुछ 3 चरणों में हम समझेंगे। तो देखते हैं कि जैसे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो जो तारे हैं निहारिका के अंदर गुंथित एक झुंड के रूप में थे और ये जो झुंड थे ये सघन हुए, यानी ये झुंड क्या हुए, ये झुंड थे और इन झुंड से जो गैसीय बादल में क्रोड उत्पन्न हुआ और तस्तरी नुमा इनके आसपास एक संरचना बन गई और यही तस्तरी नुमा संरचना थी। ये अगले स्टेप में क्या हुआ था कि जो गैसीय बादल थे इनके संघनन, यानी सबसे पहले एक तस्तरी नुमा एक आकृति बनी और ये जो गैसीय बादलों का संघनन हुआ और संघनन करने के बाद जो क्रोड था, जो कि यहाँ पर क्रोड का निर्माण हुआ था, तो इस क्रोड को ढकने वाले कुछ पदार्थ छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हो गए और यही छोटे गोले अगला जो चरण था, इसी छोटे गोले से आपस में इनके आकर्षण हुए और आकर्षण पिंडों के, यानी छोटे छोटे गोले थे, इनका आपस में आकर्षण हुआ और एक बड़े पिंड का निर्माण हुआ और मानते हैं कि यही बड़े पिंड ग्रहों के रूप में विकसित हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम था,
तो हमने बात करी कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण किस तरह हुआ, यानी ग्रह उपग्रह का निर्माण किस प्रकार से हुआ, यानी सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हमने देखा ग्रहों का निर्माण किस प्रक्रिया से, किस चरण से हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पूरे ग्रहों की क्या कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि IAU की 2006 में, अब IAU क्या है, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। 2006 में प्राग सम्मेलन में ग्रहों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। वो 3 कैटेगरी कौन सी थी, तो एक थी पारंपरिक ग्रह, एक थी बौने ग्रह और एक ऐसे ग्रह जो सूर्य, जो सौर मंडलीय ग्रह कहलाते हैं, जैसे पुच्छल तारा हो गया या उल्का पिंड हो गया, इस तरीके से, या धूमकेतु वगैरह हो गया, या इतने और ऐसे जो छोटे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हो, उन्हें हम लघु सौर मंडलीय पिंड कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 कैटेगरी में हमने 3 श्रेणियों में इसको बांटा। एक बोलते हैं परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह का मतलब हमारे जो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, अरुण, वरुण, इस तरीके से। और उसके अलावा दूसरी कैटेगरी थी बौने ग्रह की, और इसी बौने ग्रह की कैटेगरी, यानी ये जो कैटेगरी थी, तो 2006 में ये तय किया गया था कि जो बौने ग्रह हैं, तो आपका जो प्लूटो ग्रह है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में यम ग्रह, इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये इसने क्या किया था कि जो ग्रह होने की जो शर्तें हैं उसको इसने फेल कर दिया था। यानी बात करते हैं इसकी क्या शर्तें हैं, इसको अभी हम पूरा समझने के बाद बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले परंपरागत ग्रह कौन से हैं। तो परंपरागत ग्रहों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी है आंतरिक ग्रह, दूसरी कैटेगरी है बाह्य ग्रह। यानी 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है आंतरिक ग्रह और दूसरा पार्ट है बाह्य ग्रह। अब आंतरिक ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है, इसको हम समझते हैं। तो ऐसे ग्रह, आंतरिक ग्रह हम उन्हें बोलते हैं जिससे बोलते हैं इंग्लिश में इनर प्लैनेट्स, और इसको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स या आउटर प्लैनेट्स। तो इसे हिंदी में बोलते हैं बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लैनेट। तो क्या है इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह, तो ऐसे ग्रह जिनकी आकृति तो छोटी थी लेकिन जिनका घनत्व या डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, तो ऐसे ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जैसे कि आपके बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गए, पृथ्वी हो गए, तो इन्हें हम आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्रह छोटे थे लेकिन इनका घनत्व अधिक था, या इनकी इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी अधिक थी। बात करते हैं बाह्य ग्रह की या आउटर ग्रह की, या जोवियन ग्रह भी, इन्हें हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। तो ऐसे ग्रह जो साइज में तो काफी बड़े हैं, ये साइज में तो काफी बड़े हैं लेकिन इनका घनत्व उतना ही कम है। तो इस प्रकार से हमने 2 कैटेगरी रखी परंपरागत ग्रहों की, एक तो आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन, जो छोटे ग्रह थे और उनका घनत्व अधिक है, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये ग्रह। और बाह्य ग्रह जो बड़े आकार के थे लेकिन इनका घनत्व कम था, जैसे शनि है, बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है। इस प्रकार से परंपरागत ग्रह को हमने 2 भागों में बांट करके देख लिया। बात करते हैं बौने ग्रह की। तो मैंने आपको बताया था कि जो बौने ग्रह हैं ये एक अलग श्रेणी है, 1, 2, 3 श्रेणियों में हमने 2006 में जो है IAU की 2006 की प्राग सम्मेलन की जो समिति थी, तो विश्व भर के भूगोल वेत्ता तकरीबन 2000 वैज्ञानिकों का वो सम्मेलन था, और वहां पर वैज्ञानिकों ने भाग लेकर के ग्रहों को 3 श्रेणियों में बांटा था। तो इस श्रेणी की हमने बात कर ली है परंपरागत ग्रह की। बौने ग्रह की बात करते हैं। तो बौने ग्रह में आपको बताऊं, जैसे प्लूटो है, चेरॉन है, 2003 UV 313, ये एक अलग जो बौना ग्रह है उसका पूरा ये नाम है। एक आपका ग्रह है सीरस। बौने ग्रह की श्रेणी में हमने रखा हुआ है आपका जो यम है, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटो, इसको भी बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 से रखा गया था। जबकि पहले ये परंपरागत ग्रह हुआ करता था, पहले जो प्लूटो था ये परंपरागत ग्रह हुआ करता था। इसने क्या किया था कि जो ग्रह होने की शर्तें हैं उसको, इसकी एक शर्त को ये पास नहीं कर पाया था। जैसे कि देख लेते हैं कि जो ग्रह परंपरागत ग्रह होने की क्या शर्त है। तो पहला को मैं आपको बताऊं, यहां पर पहली शर्त ये होती है कि जो ग्रह है उसका आकार बड़ा होना चाहिए, यानी चंद्रमा की कम से कम आकार के आसपास का होना चाहिए। तो उस शर्त को इसने पार कर लिया था। दूसरा, सूर्य की परिक्रमा करता हो, यानी सूर्य की परिक्रमा करता हो, इस शर्त को भी इसने पार कर लिया था। तीसरी शर्त ये थी जिसमें ये फेल हो गया था कि किसी भी ग्रह की कक्षा को
ना काटे। आप जानते हैं कि जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं और इन जो ग्रह उपग्रह हैं इनकी अपनी कक्षाएं बनी हुई हैं और उसी कक्षा में ये चक्कर लगा रहे हैं। तो इसने क्या किया था कि इसने इस शर्त को पूरा नहीं किया था, यानी ये दूसरे ग्रहों की जो कक्षाएं हैं उसको काट रहा था। तो इस प्रकार से इसको जो है वो परंपरागत ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार से बौने ग्रह को हमने समझा। अब बात करते हैं लघु सौर मंडली पिंड। लघु सौर मंडली पिंड क्या है? तो यह है धूमकेतु, उल्का पिंड। उल्का पिंड आप जानते हैं कि आकाश से बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर पूरे सौर मंडल की हम बात करें तो सौर मंडल की एक अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो हमारी पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्का पिंड हैं या धूमकेतु हैं, इस प्रकार से संपूर्ण की एक इकाई को हम सौर मंडल के रूप में देखते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि धूमकेतु है, उल्का पिंड है या ऐसे उपग्रह जो अन्य मतलब धूमकेतु, उल्का पिंड और उपग्रह है और इसके अलावा अन्य खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हो, सौर मंडल की श्रेणी में आते हो, सौर परिवार की श्रेणी में आते हो, तो उन्हें हम बोलते हैं लघु सौर मंडलीय पिंड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्या है सौर मंडल, जिसकी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, किस तरह से सौर मंडल का निर्माण हुआ, किस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ और जो 2000 की प्राग सम्मेलन में जो वैज्ञानिकों की एक समिति हुई थी उसमें ग्रहों को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। उन सभी कैटेगरीज को हमने आंतरिक मतलब 3 कैटेगरी यानी परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और सौर मंडलीय पिंड के रूप में हमने देखा, लघु सौर मंडलीय पिंड जिसे बोलते हैं। तो उसके अलावा हमने देखा कि जो परंपरागत ग्रह थे उसे आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में हमने बांटा। बौने ग्रह को हमने देखा प्लूटो, चेराउन, 2003 यूवी 313 जो बौना ग्रह है या सेरस है, या प्लूटो को भी हम जो है 2006 से बौना ग्रह देखते हैं क्योंकि उसने जो ग्रह होने की शर्तें उसको पूरा नहीं किया था। उसके अलावा तीसरा था कि जो लघु सौर मंडलीय पिंड और धूमकेतु, उल्का पिंड, उपग्रह या अन्य खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे हम जो है वो लघु सौर मंडलीय पिंड के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरीके से हमने पूरा ये देखा कि क्या है सौर मंडल और उससे जुड़े फैक्ट। हम आगे बात करते हैं कि ग्रह और उपग्रह उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। उपग्रह हैं उनसे संबंधित कुछ फैक्ट जो सीधे एग्जाम में वैसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और आप इसको ध्यान से समझिएगा, मैं इसको आपको पूरा याद कराने की कोशिश करूंगा। और इसमें जो हम इसको चलेंगे कहां से, इस तरफ से लेकर के इस तरफ की ओर चलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ग्रहों के नाम है जो कि आपके ग्रहों के नाम है और उसका व्यास क्या है, तो व्यास हम देखेंगे। उसके अलावा इसका परिभ्रमण काल क्या है, यानी कितने दिन में ये घूम सकता है अपने अक्ष पर। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका परिक्रमण क्या है, यानी सूर्य के सापेक्ष इसकी क्या गति है, किस तरीके से सूर्य के सापेक्ष ये घूमता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे हम बोलते हैं परिक्रमण काल। उसके अलावा इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी होगी और उससे संबंधित तथ्य क्या है, जो भी ग्रह है उससे संबंधित तथ्य क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो यहां पर मैंने आपको बताया, यहां से लेकर के इस तरफ की ओर हम चलते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सबसे बड़ा ग्रह, पहला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। यह बुध ग्रह है। इसके व्यास की बात करें तो 4878 किलोमीटर इसका व्यास है किलोमीटर में। और इसके अलावा जो इसका परिक्रमण काल है वह है 58.6 दिन। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि बुध जो है, सबसे पहली चीज तो यह है कि इसका जो परिक्रमण काल है ये मात्र 88 दिन का है, मात्र 88 दिन का है। इस तरीके से यहां पर हमने देखा कि इसका परिक्रमण काल क्या है और इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वो 0 है। अभी इसमें हम देखते हैं, तो मैंने कहा बुध, तो ये सबसे छोटा ग्रह है, इस चीज को हमें याद रखना है, और ये सूर्य के सबसे समीप है, इसलिए इसका जो परिक्रमण काल है वो 88 दिन मात्र है और इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वो 0 है। अब उपग्रह क्या होते हैं, ऐसे जो उपग्रह यानी सूर्य के चक्कर लगाते हैं ग्रह और ग्रह के चक्कर लगाते हैं उपग्रह। तो इस प्रकार से हमने समझा उपग्रह क्या चीज है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं जो इसका व्यास है, मैंने कहा जो बुध है वो सबसे छोटा उपग्रह है, इसके व्यास की बात करते हैं तो इसका व्यास है 4878 किलोमीटर और आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे कम इसी का व्यास है।
तो व्यास क्या होता है कि अगर हम कोई मान लीजिए ग्रह है और इसके बीच की ऐसी रेखा जो इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में, बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये जो रेखा है इसको बोलते हैं व्यास या डायामीटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये हो गया इसका व्यास। तो इस प्रकार से इसका व्यास कितना है, 4878 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इसके व्यास को देखा, जो कि सबसे कम है। इस प्रकार बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। तो यहां पर हमने इसको देख लिया। अब बात करते हैं आगे के ग्रह की। यहां पर आप देखते हैं जो ग्रह है वो है शुक्र, और इसका जो व्यास है वो है 12,104 किलोमीटर। और यहां पर आप पृथ्वी देख रहे हैं, इसका व्यास भी है 12,756 से 12,714 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं इनके व्यास में समानता है, यानी शुक्र और पृथ्वी के व्यास में समानता है। इसका मतलब ये जो व्यास है वो पृथ्वी और शुक्र का लगभग बराबर है, इसलिए जो शुक्र है उसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। तो ये चीज आप यहां पर याद रखिएगा कि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इस तरह से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन का के रूप में जाना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। और परिभ्रमण काल की बात करें, यानी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के परितः भी घूमती है, यानी चारों ओर घूमती है। तो सूर्य के परितः की जो गति है, चारों ओर घूमने की गति, उसे हम परिक्रमण कहते हैं, और परिभ्रमण कहते हैं अपने अक्ष पर जो घूमती है। तो मात्र 58.6 दिन में जो है, यानी ये बुध जो है वो अपने अक्ष पर घूमता है और 88 दिन में परिक्रमण काल इसका है। बात करते हैं अगर इसके परिभ्रमण गति की बात करें, अपने अक्ष के परितः बात करें, तो आप देख रहे हैं कि 9.9 घंटे में जो बृहस्पति ग्रह है ये सबसे तेज परिभ्रमण गति बृहस्पति ग्रह की, यानी अपने अक्ष पर सबसे तेज कौन सा ग्रह घूमता है वो है बृहस्पति ग्रह। बात करते हैं ऊपर सीरियल से हम चल रहे थे, तो शुक्र ग्रह के मैंने आपको बताया इसका व्यास पृथ्वी के लगभग बराबर है, 12,104 किलोमीटर है। 243 दिन में ये परिभ्रमण का जो समय है इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पर यह घूमता है, परिभ्रमण गति जिसे बोलते हैं 243 दिन में। यानी बहुत आप देख रहे हैं जो शुक्र है इसका परिभ्रमण काल जो है वो सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं इसका जो परिभ्रमण काल है वो सबसे ज्यादा है। तो आगे बात करते हैं। तो पहले दो फैक्ट यहां पर निकल के आए कि सबसे छोटा व्यास किसका है, तो बुध ग्रह का है, इसी वजह से सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह का व्यास जो है वो पृथ्वी के बराबर है, इसलिए जुड़वा बहन से पृथ्वी की बोलते हैं। इसके अलावा अगर परिभ्रमण काल की हम बात करते हैं, यानी अपने अक्ष के परितः जो गति है उसे परिभ्रमण काल कहते हैं, तो सबसे कम जो है वो बृहस्पति की है और सबसे ज्यादा जो है वो शुक्र का परिभ्रमण काल है। बात करते हैं आगे। तो परिक्रमण काल जो है वो शुक्र का वो 224.7 दिन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि 224.7 दिन में जो शुक्र है वो सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है। अगर उपग्रह की बात करें तो बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। बात करते हैं महत्वपूर्ण संबंधित जो तथ्य हैं उसकी बात। तो बुध की अगर हम बात करते हैं तो इस सूर्य के सबसे पास ग्रह है, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि 88 दिन में जो चक्कर लगा लेता है, सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है ये सूर्य के। यानी अगर हम यहां पर एक छोटा सा फिगर देखते हैं, मान लीजिए अगर ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य है और जो ग्रह हैं वो इस तरह से मान लीजिए लगे हुए हैं, इस तरह से अरेंज हुए हैं। तो ये ग्रह अगर मान लीजिए बुध है, तो बुध क्या करेगा, इसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा, इसके आगे के ग्रह को हो जाता, और इस तरीके से ये जो है चक्कर यानी दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और इस तरह से दूरी बढ़ती चली जाएगी, और एक इस तरह से अंडाकार आकृति में इसमें जो है ग्रह इसके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि किस तरीके से इसकी जो परिक्रमण जो इसका पथ है वो परवलयाकार है, अंडाकार है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुक्र है वो 224 दिन लगाता है पूरे इसके चक्कर लगाने में, और बुध जो है वो मात्र 88 दिन में चक्कर लगाता है, सबसे कम दिन में चक्कर लगाता है। परिक्रमण काल जो है वो बुध ग्रह का सबसे कम है। तो सूर्य सबसे पास तारा है, सूर्य के सबसे पास का तारा है बुध, और यह सबसे छोटा ग्रह भी है
और इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं है। सूर्य के समीप होने के कारण इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं है, ये याद रखने वाली बात है और ये एक फैक्ट के रूप में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं दिन की अवधि, तो बुध एक ऐसा ग्रह है जहां पर दिन में औसतन तापमान 427 डिग्री के आसपास रहता है और मैक्सिमम जो इसका अधिकतम तापमान है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसका जो न्यूनतम तापमान है वो 173 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिन और रात में जो टेम्परेचर है इसका फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसमें तापांतर है, यानी ताप का अंतर इसके जो बुध है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि बुध के फैक्ट क्या है। व्यास में सबसे छोटा है, परिभ्रमण जो काल है उसका 58.6 दिन है, परिक्रमण काल मात्र 88 दिन है, उपग्रह एक भी नहीं है और इसमें मैंने आपको बताया सूर्य के पास है, सबसे छोटा है, वायुमंडल नहीं है, दिन और रात में औसतन तापमान जो है वो मतलब तापांतर सबसे ज्यादा है। शुक्र ग्रह की बात करें तो मैंने बताया पृथ्वी की जुड़वा बहन है, 243 दिन लगते हैं इसे सूर्य के चक्कर लगाने में, अपने अक्ष के चक्कर लगाने में, और 224 दिन लगते हैं परिक्रमण काल करने में या सूर्य के चक्कर लगाने में। इसका भी एक भी ग्रह नहीं है और ये पृथ्वी के सबसे पास है। ये ग्रह जो है वो पृथ्वी के सबसे पास है, यह सबसे चमकीला है और ये इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं क्योंकि यह ग्रह सुबह और शाम देखने को मिलता है। तो इसी कारण इसे सुबह निकलने के कारण भोर का तारा और शाम को दिखाई पड़ने के कारण इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया। जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह, इसी वजह से सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है। और इसका जो मैदानी क्षेत्र है इसका 80% भाग जो है वो ज्वालामुखियों से मतलब भरा हुआ है, फैला हुआ है। वहां पर 80% तक भाग इसके जो है ज्वालामुखी, और इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 97% है। तो इसी वजह से सबसे गर्म है, क्योंकि आप जानते हैं जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है। इस प्रकार से हमने बुध और शुक्र को देखा। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी का व्यास आप जानते हैं लगभग शुक्र के बराबर है और जो इसका परिभ्रमण काल है यानी अपने अक्ष पर घूमती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, लेकिन 24 घंटे में नहीं घूमती है। ये 24 घंटे में इसको एक ओवरऑल लेकर चलते हैं, ये घूमती है 23.6 घंटे में। ये अपने अक्ष पर 23.6 घंटे में घूमती है, 24 घंटे में नहीं घूमती है। इस वजह से जो 365 दिन से ज्यादा का ये जो समय है, 365 दिन से ज्यादा का ये समय है, और यहाँ पर जो समय बच रहा है 24 घंटे में, उस समय से जो हम एक ओवरऑल 4 साल में जो समय निकालते हैं तो पूरा का पूरा 24 घंटे के बराबर एक हमारा 4 साल में समय निकलता है। इसीलिए हर चौथे साल में जो है वो एक लीप ईयर पड़ता है, आप इस चीज को जानते हैं। तो जिसकी वजह से फरवरी 28 की जगह 29 दिन की हो जाती है। यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी के एक उपग्रह है। प्रश्न बनता है पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बात करते हैं इसका कलर, तो इसका कलर नीला है पानी के कलर के कारण, क्योंकि पृथ्वी पर समुद्र का जो फैलाव है वो 70% है, यानी पृथ्वी पर 70 से 71% तक जो है पानी है। इस प्रकार इसी वजह से नीला ग्रह इसे भी कहा जाता है। पृथ्वी के पर पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी आसमान से नीली दिखाई पड़ती है। और अक्ष पर यानी अपने अक्ष पर ये 1660 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। मैंने आपको बताया था कि जो है वो यहाँ पर 23.6 घंटे में घूमती है ओवरऑल। उसको और अगर हम देखें इसके फैक्ट को तो 23 घंटे में 26 मिनट में और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर ये घूमती है, जिसके कारण जो समय बचता है वो लीप ईयर में आगे चल के 4 साल में जुड़ जाता है, जिससे एक दिन फरवरी 29 दिन की बढ़ करके पड़ती है। बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो इसका जो व्यास है, इसका व्यास है 6796 किलोमीटर और परिभ्रमण काल इसका क्या है, यानी अपने अक्ष पर 24.6 दिन में घूमती है और 687 दिन में जो है सूर्य के पूरा चक्कर लगाती है। इसके मात्र 2 उपग्रह हैं, इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न बनता है कि मंगल को कौन सा ग्रह, मतलब मंगल को क्या कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। रेड ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर लाल होता है और पृथ्वी के समान ही इसमें भी ऋतु परिवर्तन होता है। अब इसमें पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो इसमें पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन इसके घनत्व के, इसके आकार के और
जो इसका जो झुकाव सॉरी इसका जो परिक्रमण काल जो है वो भी पृथ्वी के बराबर है। तो इस वजह से इसे हम जो है वो पृथ्वी मतलब इस पर भी पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। बात करते हैं इसके उपग्रह की, तो दो उपग्रह हैं डीमोस और फोबोस, ये दो इसके उपग्रह हैं। और इससे एक प्रश्न सीधे बनता है कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर मिलता है? तो मंगल ग्रह पर ओलिपस मेसी ये पर्वत है जो कि मंगल ग्रह पर है और इसकी ऊंचाई हिमालय पर्वत पर जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,448 मीटर है, उससे 3 गुना ज्यादा करके यानी 8 से 24 लगभग 24,000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है ओलिपस मेसी की, जो कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा ये पर्वत है। सौर मंडल का यानी हमारे पृथ्वी से भी ऊंचा पर्वत इस मंगल ग्रह पर है। बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की, तो मैंने बताया कि व्यास में आप देखिए तो सबसे छोटा व्यास जो है वो बुध का है और सबसे बड़ा व्यास जो है वो बृहस्पति का है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति इसी वजह से सबसे बड़ा ग्रह है। और परिभ्रमण जो काल है यानी अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है वो घूमता है बृहस्पति, और यानी सूर्य के चक्कर 11.9 वर्ष में लगाता है। साल यहाँ पर अभी तो आप दिन में देख रहे थे, अब ये जो ग्रह हैं ये साल में लगाते हैं चक्कर, यानी 11.9 वर्ष लगभग 12 साल में 12 ईयर्स में ये एक चक्कर लगाते हैं सूर्य के। इसमें उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा ग्रह है। और इसका जो ग्रह है ज्ञानीमीड, इसका जो ग्रह है ज्ञानीमीड, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और आकार में ये बुध से भी बड़ा है। तो दो उपग्रह हैं जिसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, एक तो बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड वो बुध से बड़ा है आकार में, और दूसरा शनि का जो ग्रह है जिसे बोलते हैं टाइटन, ये बुध से लगभग बराबर है, उसमें आकार से थोड़ा बहुत अंतर इसमें है, यानी बुध से भी लगभग ये थोड़ा सा भी बड़ा है। तो इस प्रकार से आपने देखा दो उपग्रह हैं ज्ञानीमीड और शनि ग्रह का है उपग्रह है जिसे बोलते हैं टाइटन। तो बात करते हैं शनि ग्रह की, तो इसका जो व्यास है वो 12,536 किलोमीटर है, जो कि बृहस्पति के बाद शनि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करते हैं परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर इसके घूमने की जो इसका समय है वो है 10.3 घंटे। तो ये भी बहुत तेजी से शनि भी जो है बृहस्पति की तरह सबसे तेज चक्कर लगाता है। इस तरीके से इसका जो परिक्रमण काल है वो है 29.5 वर्ष, यानी बहुत समय लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में। और बृहस्पति के बाद इसमें जो है सबसे ज्यादा उपग्रह यानी दूसरा ऐसा ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। बृहस्पति में उपग्रह हैं 67 और शनि में उपग्रह हैं 62 या 62। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा इसके सबसे बड़ा उपग्रह जो बुध के बराबर है जिसको मैंने बताया आपका टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड, और सबसे दूसरा बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है, सौर मंडल में सबसे कम घनत्व वाला जो उपग्रह है वो है शनि। इसी वजह से इसे कहा जाता है कि यह जल में तैर सकने वाला उपग्रह है, क्योंकि जल का भी जो घनत्व है वो शनि से ज्यादा है। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जल में तैरने वाला ग्रह भी इसे कहते हैं, क्योंकि सबसे कम घनत्व के कारण ऐसा है इसका। अब बात करते हैं अरुण की। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट होंगे जिसको मैं अभी आपको बता दूंगा, उसको आप ट्रिक से समझ लेंगे। जैसे अरुण है तो इसका जो व्यास है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभ्रमण काल इसका जो है ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप याद रख सकते हैं 17.2 घंटे हैं। आप देख रहे हैं दिन में कौन से हैं, यानी ये जो बुध और शुक्र है ये दिन में चक्कर लगाते हैं, परिभ्रमण काल इनका जो है इतना है। और उसके बाद सभी जो ग्रह हैं पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण ये घंटे में चक्कर लगा रहे हैं। परिक्रमण काल आप इनका देख रहे हैं, तो दिन में कौन से हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये जो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो आंतरिक ग्रह जो है वो दिन में चक्कर लगाते हैं और बाह्य ग्रह वो जो है वो वर्ष में चक्कर लगाते हैं सूर्य के। बात करते हैं आगे, तो शनि को मैंने आपको बता दिया, अरुण को देखते हैं।
तो 84 साल में ये चक्कर लगाता है सूर्य के, और सबसे ज्यादा दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य के वो है वरुण। वैसे वरुण और वेरी मतलब टेक लार्ज टाइम, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। 164.8 वर्षों में ये लगाता है चक्कर सूर्य के। अरुण के जो 27 उपग्रह हैं और वरुण के जो है वो 13 उपग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एग्जाम में इनके इंग्लिश में भी नाम दिए जा सकते हैं और देते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है, तो आप इनके नाम को इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। जैसे बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र जो है हम बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, इसको जो बोलते हैं वीनस और इसको बोलते हैं यूरेनस। तो इस प्रकार से आपने देखा इसके इंग्लिश के नाम को भी। अब बात करते हैं अरुण की। तो प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर सूर्य की ओर झुकी हुई है, इसी तरीके से अरुण भी 82 डिग्री में जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है, और 82 डिग्री झुके होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। और ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरीके से जो पृथ्वी चक्कर लगाती, जो जिस तरह से जो घड़ी की सुई चक्कर लगाती है, यानी इस तरीके से ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। तो यहां पर प्रश्न बनता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अन्य सभी ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं। तो वो ग्रह हैं आपका शुक्र और अरुण। शुक्र को बोलते हैं वीनस और अरुण को बोलते हैं यूरेनस। अब आप देख रहे दोनों में लास्ट में नस और नस है, तो जिसमें नस है यानी शुक्र और अरुण, जिनके लास्ट में नस है, NUS, नस जिसमें लगा हुआ है, ये अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाते हैं, यानी क्लॉकवाइज लगाते हैं, घड़ी की तरह चक्कर लगाते हैं। बाकी अन्य ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इस तरीके से आपने ये चीज यहां पर समझी। तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं अरुण को, क्लॉकवाइज घूमता है, शुक्र की तरह, वीनस और यूरेनस मैंने आपको बताया। और इस ग्रह की जो खोज है वो विलियम हर्शल ने की थी। तो नाम पूछे देते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी अरुण की, तो विलियम हर्शल ने की थी। अब हमारा सबसे लास्ट ग्रह जो है वो वरुण। तो इसका जो व्यास है यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो है परिभ्रमण काल इसका भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 164.8 वर्ष में चक्कर लगाता है। तो प्रश्न बनता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे अधिक समय लेता है सूर्य के चक्कर लगाने में। तो वह है वरुण, और उपग्रहों की संख्या यहाँ पर 13 है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संबंधित तथ्य है कि पूछा जा सकता है कि इस ग्रह की खोज किसने की थी। तो जोहान गाले ने की थी। यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिस पर वलय मिलते हैं, रिंग टाइप, जो इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये कोई ग्रह है, तो दो ग्रह हैं जिसके बाहर इस तरीके से रिंग टाइप की संरचना बनी होती है, और यह संरचना बनी होती है चट्टानों की और हिमकणों की। चट्टानों की और हिमकणों की संरचना बनी होती है। तो इस तरीके के दो ग्रह हैं, एक ग्रह है आपका शनि और एक ग्रह है आपका वरुण। इन दोनों में ये वलय मिलता है, छल्लेदार की ये वलय होती है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं वो ग्रह कौन से हैं जिसमें वलय मिलती है, इसकी प्रमुखता है, इसकी विशेषता है। तो वो है शनि और वरुण। तो इस यानी वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। शनि की तरह इसके भी जो चारों ओर वलय होता है, जिस तरीके से शनि में होता है, और इसमें जो इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% तक जो है हीलियम की मौजूदगी मिलती है। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा ये चैप्टर सौर मंडल, किस तरीके से इस जो ग्रहों के सौर मंडल की उत्पत्ति हुई, ग्रहों की कैसे उत्पत्ति हुई, कितने प्रकार के ग्रह हैं, ग्रहों की कैटेगरी को हमने देखा। इस पूरे चार्ट के माध्यम से जितने प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसको हमने देखा, उसके संबंधित तथ्य के देखें, ग्रहों के नाम हिंदी और इंग्लिश में देखें, इनके व्यास के हिसाब से, इनके साइज के हिसाब से हमने इसको देखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप जो है वो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।